चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में जैसा कि हम लोग डेली 2 बजे लाइव आते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया कुछ वजह से। तो जैसा कि हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं मैथ्स के 40 क्वेश्चंस 2 बजे से, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से डिस्कशन को। तो सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, समय ना लॉस करते हुए बढ़ते हैं यहाँ पे। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि ए रेशियो बी का अनुपात दे रखा है 8 साल पहले, 8 साल पूर्व का रेशियो दे रखा है आपका 2:3। फिर बोला कि 4 वर्ष पहले इसका रेशियो दे रखा है 5:7। तो एक बात समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम ये कह सकते हैं कि 8 साल पहले और 4 साल पहले, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का है। अरे 8 साल पहले और 4 साल पहले दोनों के बीच का डिफरेंस 4 साल है, तो यहाँ पे +4 और यहाँ भी +4। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा 7 दूनी 14, 5 तिया 15, ये दोनों का अंतर 1 है। और यहाँ पे दोनों का अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पे 8 आएगा, 1 यूनिट का मान 8 आ गया। 1 यूनिट का मान 8 आया, तो यहाँ पे अगर बात करें तो 8 दूनी 16, एक का वर्ष, एक का आयु आ गया 16 साल, और 8 तिया 24, ये आ गया कितना? 24 वर्ष। ये कब का आया? 8 साल पूर्व का। लेकिन कह रहा कि अब से 8 साल बाद, अब से कब से? प्रेजेंट से 8 साल बाद की बात किया गया है। तो 8 साल बाद प्रेजेंट से किया गया, तो ये रेशियो 8 साल पहले का है। तो 8 साल पहले से ये प्रेजेंट है, 8 साल पहले से, तो यहां से पहले इसको 8 साल आना पड़ेगा पॉजिटिव, फिर यहां से 8 साल प्लस करना पड़ेगा। तो यहां आ गया 16 जोड़ेंगे तो यहां पे 32, और यहां भी 16 जोड़ेंगे तो यहां पे भी कहा जाएगा कितना? 40। तो रेशियो हो जाएगा आपका कितना? 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर आ गया। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। और ये आंसर आपके सामने आ गया। 8 साल बाद ए और बी का रेशियो आ गया 4 रेशियो कितना? 5 इज द राइट आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये पहला सवाल का आंसर आपके सामने आ गया। दूसरे सवाल की अगर बात करते हैं, ये अलजेब्रा का बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि x3, पहले इसको तोड़ दो, 4x², इसको सॉल्व कर दो, सॉरी। तो यहाँ पे 6 अगर गुणा करेंगे तो ये 6x और ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। और यहां से x3 -4x² और इधर 6x आएगा, तो इधर -6x होगा, और ये उधर चल गया, या तो ये उधर चल गया, या तो इसको हम कह सकते हैं, या कर देते हैं, तो 19 उधर चल गया, 19 उधर चल गया, तो ये नेगेटिव चल जाएगा, और ये आपका 25 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से कि x² और 1/x-4 का मान क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम यहां कुछ नहीं है, तो x3 होगा। और जब ये x3 होगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x हो जाएगा यहां तक। यहां पे किसी को कोई परेशानी? और यहां पे आ गया, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 × 1 करेंगे तो ये 1 आ गया, ठीक है, x-4। अब देखिए जब इसको सॉल्व किए, एलसीएम लिए, तो x-4 आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? अब देखिए यहां से, यहां किसका किसका मान दिया हुआ है? x3 -4x² + 1 का मान है। तो यही भी वही चीज हमको करना पड़ेगा। देखिएगा x3, इसी तरीके से आपको इसको भी सेट करना पड़ेगा, 4x² + 1 करेंगे तो ये आपका -25, और ये -25, और ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, तो ये आपका +6x। लेकिन इधर आपका +1 जोड़े हैं, इधर भी आपको +1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से देखने की बात करें तो ये -25 में से 1 चल गया, तो ये 24 और +6x, ठीक है। तो यहां से इस पूरे वैल्यू का मान आपका ये दे रखा है, तो इसको अगर लिखेंगे 6x और -24 बटा x-4, तो यहां से 6 कॉमन लेंगे तो x-4 और बटा x-4,
तो ये वाला आपका ये वाला टर्म खत्म हो गया, आंसर आपका 6 आ गया। तो किस तरीके से सवाल बन पाया इस चीज को आप देख पा रहे हैं। क्लास सर चैप्टर बाय क्लास आप पर ऐप पर होता है, आप पर होता है सर क्या मणिक चौधरी आपके क्लास जो होते हैं वो आपका शाम में 6:25 में आपका टॉपिक बाय चलता है। तो इस सवाल को देखो, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए सवाल को सॉल्व करना पड़ा और जो पूछ रहा है उसको भी सॉल्व करना पड़ा, तभी सवाल का आंसर निकल पाया। यहां से अगर हम बात करें तो x³ - 4x² +1, अगर ये +1 पूछ रहा है क्योंकि इसको जब सॉल्व किए तो ये इक्वेशन आया, तो यहां भी +1 चाहिए, तो +1 चाहिए तो यहां +1 चाहिए, तो ये सबको इधर भेज दिए तो -25 और ये माइनस था इधर +x कर दिए +6x। यहां +1 अपने मन से ऐड करेंगे, यहां +1 अपने मन से ऐड किए तो यहां भी अपने मन से ऐड करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। हाँ, आज का जो सेट है उसमें दम है और उसमें मजा भी है, बहुत जबरदस्त तरीके से दिया हुआ है। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आराम से देखेंगे। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3tan थीटा और ये 2√3 sin थीटा। एक बात समझिएगा, क्या हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा? बोलेगा जी हाँ सर लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, sin थीटा और ये sin थीटा खत्म हो गया। अब देखो यहां से अगर हम cos थीटा की बात करें, ये cos थीटा इधर चल गया, 3 बटा में चल जाएगा, तो 3 बटा आपका 2√3 आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया, ये कट जाएगा और ये आ गया √3/2 आ गया। और जब ये √3/2 आया, थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आ गया। cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। पूछ क्या रहा है आपके पास? पूछ रहा है 2 sin², 2 देखिएगा थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, तो यहां पे रखेंगे, तो यहां पे अगर 30 डिग्री रखेंगे तो sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आएगा और -3। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें 3 थीटा, तो 3 थीटा बात करेंगे तो 90, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका देखिएगा 3 थीटा यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये 3 तिया 90, 30 तिया 90, 90 आ जाएगा और 90 cos 90 बराबर 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, तो ये इसका आंसर आ गया। सर सुबह जो 40 क्वेश्चन का मैथ टेस्ट होता है वो कहाँ मिलेगा? टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा शंभू दास, एप्लीकेशन पे आपको देना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको जाके उसका मिलेगा, ठीक ना? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आ गया, 1/2 इज द राइट आंसर, 1/2 इसका सही आंसर आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को अगर डाउट है तो देख लेना। चलिए ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। एक यहां पे देखिए ये धरती है और यहां से ये एक धरती है और यहां से एक पी है, ये वाला आपका पी है, मीनार पी है और ये आपका क्यू है। ये पी है और ये क्यू है, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। करके दोनों के ठीक बीच से, ये दोनों के ठीक बीच से उनके शीर्ष का ठीक बीच से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण अगर ये 45 डिग्री है तो ये कह रहा है कितना है? 60 डिग्री। ये 45 है, इसका मतलब ये रेशियो 1 और रेशियो 1 होता है। ये 60 है तो ये आपका √3 और ये √3 और ये 1 का रेशियो होता है। तो यहां पे निकालना आपको कि पी और क्यू की ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। तो यहां भी 1 और ये भी 1, आपका दोनों सेम है, तो यहां से बोला गया, यहां पे कह रहा है बी ठीक बीच से, इसका मतलब ये 1 और ये 1 संतुष्ट हो गया। तो यहां कह रहा है पी की ऊंचाई आपका 1 है और क्यू की ऊंचाई आपका √3 के रेशियो में है। तो ये आंसर आ गया 1√3 इज द राइट आंसर, है ना? थीटा 30 पुट कर सकते हैं ना सर? हाँ, थीटा 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप पुट करके भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसका सही उत्तर आ गया, इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर आ गया। अब देखो दो समरूप त्रिभुज की बात किया गया है, दो समरूप त्रिभुज है, ये आपके डेली 40 क्वेश्चन जो टेस्ट होते हैं उसी का डिस्कशन चलता है, और ये आपका टेस्ट डेली होता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो जो अगर ज्वाइन कर सकते हैं, जो पटना में रहते हैं, जो पटना में रहते हैं वो आके कृपया करके आप इसे ज्वाइन कर लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो बच्चे पिछले टीआरई 3 में जब एग्जाम दिए थे तो उससे जाके पूछिएगा, वो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिला है और क्वेश्चन को फोड़ के आया है। तो आप लोग भी टेस्ट को ज्वाइन कर लो, अगर टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे टेस्ट हो आप ज्वाइन कर लो। अगर घर पे रहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लो, और यहाँ पे पटना में रहते हैं तो ऑफलाइन आके टेस्ट मारो। तो ऑफलाइन आके टेस्ट मारने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है धीरे धीरे। APQC और PQR ये दोनों परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है कितना 78 और इसका परिमाप दे रखा है कितना 46.8 परिमाप दे रखा है। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम कह रहे हैं कि इसकी परिमाप का जो रेशियो होगा, इसकी जो परिमाप का रेशियो होगा, इस बात को समझिएगा, ये जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका परिमाप का जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। AB की लंबाई है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जो होंगे AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगा वो PQ होगा, सेम आपका ये होगा। तो यहाँ पे इसका दे रखा है PQ क्या दे रखा है 11.7, तो AB का मान पूछा गया है, तो AB बटा PQ मतलब 11.7। ठीक है, तो याद रखना कि परिमाप जो कॉरस्पॉन्ड इसका जो परिमाप का रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। तो ये 4 बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया, तो AB का मान हो गया 78 बटा, तो यहां से आ जाएगा 39 बटा 2, 39 बटा 2 आ जाएगा 19.5 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ गया 19.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C आ गया। सर आप सर का सेट बनाते हैं, आप सर का सेट बनाते हैं मतलब सर हम आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सोनाली आप टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर जाके आपको टेस्ट मिलेगा, है ना, ये आपको जाके टेस्ट मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लो मेरे भाई। अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्लास लेना है, सर थोड़ा बात ठीक है, ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आ जाइए, विकना पहाड़ी शेखपुर मोड़ पटना। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बोला है, इस सवाल को समझिए। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या मिलाकर आपका 70,000 है, बात को समझिएगा। लेकिन कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि किया और महिलाओं की जनसंख्या में 4% की वृद्धि कर दिया जाए तो कस्बे में पुरुष और महिलाएं दोनों बढ़कर हो जाता है इतना। तो एक बात समझिएगा, वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ, देखिएगा वृद्धि कितना हुआ 73,520 में से 70,000 अगर हम घटा देते हैं तो यहां पे आ गया 3520, ये आपका वृद्धि हुआ है, मतलब ये इंक्रीज हुआ है। एक बात समझिएगा, इंक्रीज मतलब दोनों मिलकर इंक्रीज हुआ है, पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर इंक्रीज हुआ है। तो एक बात समझिएगा कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे पुरुष की इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है, हम एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए एलिगेशन लगा देंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि हुआ तो मान लेते कि ये टोटल गांव में 70,000 पुरुष ही था, मान लेंगे टोटल का टोटल 70,000 पुरुष ही था, इसका 6% निकालेंगे 7 42, तो ये 4200 आपका मान लेते हैं। अगर ये पूरा टोटल का टोटल मेल होता तो इसमें कितना वृद्धि होता 4200। अगर मान लेते हैं कि ये टोटल का फीमेल ही होता तो 7 को 2800 वृद्धि होता। लेकिन जब दोनों मिलकर देखा गया तो दोनों मिलकर की वृद्धि को देखा गया तो वृद्धि आपका हो गया कितना, वृद्धि हो गया 3520 वृद्धि हो गया, कितना हो गया 3520 वृद्धि हुआ मेरे भाई। तो इधर का अंतर इधर और इधर का अंतर इधर करते हैं तो 2800 और 3520 का अंतर हो गया आपका कितना 720,
और इधर का अंतर की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो गया 6800 हो गया। तो ये कट जाएगा आपका 0 से 0, 18 चौका 72 और 17 चौका 68, ये आपका रेशियो हो गया। और ये जो रेशियो होगा ये आपका संख्या का रेशियो होगा, मतलब मेल का और ये फीमेल का, ये मेल का और ये फीमेल का। तो आपसे पूछा गया है तो मेल और फीमेल टोटल जनसंख्या देखेंगे 8 7 15, तो ये आपका 35 हुआ। और 35 जो टोटल हम लोग के अनुसार आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है टोटल आपका जनसंख्या जो है वो 70,000 है और हम लोग के अनुसार 35 आया, तो 35 यूनिट बराबर 70,000। निकालना किसको है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर आपका 1 था, 1 कर देंगे। तो ये कितना बार में कट गया, 2000, मतलब ये 2000 में कट गया और आंसर आपका 2000 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 2000 इज द राइट आंसर, 2000 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, कमल चौहान कह सर रिप्लाई में गिव मी हेल्प, रेलवे एनटीपीसी का बैच कितने में मिलेगा ऑनलाइन? 499 में शायद उसका है कमल चौहान, तो आप जाके उस पर देख लेंगे, फोन कर लेंगे। महाभारत बैच में कभी भी टेस्ट नहीं मिलेगा तरुण, महाभारत बैच में टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये हम एलिगेशन लगाकर इसको सॉल्व कर दिए, एलिगेशन लगा के इसमें सॉल्व कर दिए और आंसर को हम लोग निकाल पाए और समझा पाए और समझ पाए। अगर आपको दूसरे तरीके से मेथड से यूज करना है, दूसरे मेथड से यूज करना है, तो इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि मेल को हम मान लेते हैं x, x में 6% की वृद्धि हुआ, प्लस फीमेल को मान लेंगे कि 70,000 माइनस x, तो ये फीमेल आ गया, इसमें वृद्धि हो रहा है 4% की, तो 4% की वृद्धि हुआ, तो 4% की वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि यहाँ पे 3520 हुआ। तो यहाँ से आप x की वैल्यू, यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मेल पता चल पाएगा और 70,000 से इसको घटा देंगे, फीमेल पता चल पाएगा। तो ये सेकंड मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, सोनाली कुमारी कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं चलता है सर, ऑफलाइन में टेस्ट नहीं चलता। हाँ सोनाली, ऑफलाइन में टेस्ट चलता है, आके टेस्ट आप मार सकते हैं, डेली आपका टेस्ट चलता है, सुबह 8 बजे से चलता है टेस्ट डेली, सॉरी 7 या 7:15 बजे डेली टेस्ट मारता है, एक बार ऑफिस में आके मिल लेंगे। ठीक है सोनाली जी, टेस्ट लेने के लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा मेरे भाई तरुण, अलग से बैच लेना पड़ेगा। देखो यहां से एक बात समझिएगा, कभी भी क्वेश्चंस में आपको हम हर बार बताते हैं, कभी भी क्वेश्चंस अगर टेन और कॉट के नजर में आ जाए तो थीटा बराबर आपको रखना पड़ेगा कितना, 45 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, थीटा बराबर 45। कभी भी क्या नजर आ जाए मेरे भाई, जब भी क्वेश्चंस में टेन थीटा या क्या नजर आ जाए, कॉट थीटा नजर आ जाए, तो आप थीटा बराबर क्या पुट करेंगे, 45 डिग्री पुट करेंगे। तो 45 डिग्री जब यहां रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे तो ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, प्लस यहां भी अगर 1 रखेंगे तो यहां भी 1 रखेंगे, 45 रखेंगे तो 10 45 1 होता है, 1 पर पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही का लाएगा, इनवर्स भी रहेगा तो 1 ही का लाएगा, 1 1 2 हो गया। और इसके बराबर यहाँ पे k है, तो k बराबर कितना आ गया भाई, 4 आ गया, k बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो निकालना आपको क्या चीज फाइंड आउट करना है, रूट के, तो रूट के का मान कितना हो गया, 4 भी रूट में चल जाएगा और इसका मान आपका 2 आ गया। तो कौन से ऑप्शंस में पुट करने के बाद 2 आ रहा है वो देखना है। तो एक ही ऑप्शंस आपका इसमें है, क्योंकि कॉसेक 45 रूट 2 और सेक 45 रूट 2 और दोनों जब गुना करेंगे तो ये आ गया 2, और यहां भी 2 और यहां भी 2 मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है मेरे भाई? तो कभी भी अगर एक बात समझिएगा, कभी भी अगर यहाँ पे 10 या कॉट किसी भी क्वेश्चंस में नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। मणिक चौधरी का आपका बी आ रहा है, जो कि गलत है, कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका मान होता है 1/√2 और इसका मान होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/2, ये कभी नहीं होगा। और यहां भी आपका नहीं हो पाएगा, 1 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई इशू यहां पे नहीं होगा, ए इसका सही आंसर आएगा। क्या आप लोगों से आंसर बन पा रहा है? आज के क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था, आज का सेट मजेदार सेट है और आज लग रहा है कि ये सेट बहुत बहुत काबिल तारीफ सेट है। देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है
और एबीसी एक चाप है, एबीसी एक चाप है जो कि वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे यहां पे वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो है, तुम देखिए वही बनाना है। यहां पे मान लेते हैं ए है और ए बी सी, ये आपको बनाता है क्या, केंद्र पर 110 डिग्री बनाता है। इसी तरीके से ए बी चाप होगा, बी चाप होगा यहाँ पे, और इसी तरीके से ये भी चाप होगा क्योंकि ए बी सी चाप है, ए बी चाप और बी सी चाप, और ये दोनों कह रहा है केंद्र पर बना रहा है एंगल कितना 110 का। सेटिस्फाई हो गया, जो कह रहा था वो सेटिस्फाई हो गया। जीवा ए बी को, जीवा कह रहा है ए बी को पी तक खींचा गया, तो पूछ रहा है सी बी इसका एंगल कितना होगा। बहुत आसान है मेरे दोस्त, देखिएगा इस बात को समझिएगा, इस बात को आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहां से हम सरकमफ्रेंस पर, अगर यहां से हम सरकमफ्रेंस पर इसको खींच दें तो एक बात बताइएगा, और इसको यहां से एक मिनट इसको यहां से मिला दो, ये भी जीवा कहलाएगा कि नहीं, और ये जब जीवा कहलाएगा और इसको यहां से इस तरीके से खींच दे, तो जब जीवा पर किसी भी सर्कल में किसी भी चाप से अगर केंद्र पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर एंगल पे बना जो एंगल होता है उसका 2 थीटा होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, इस बात को समझिएगा। अगर ये 110 है तो इसका आधा होगा, ये कितना होगा 55। अब एक बात बताइएगा, ए ये मानते हैं डी है, ए डी सी बी एक आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया, और चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी सर्कल के अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज होता है एंगल सामने वाले एंगल का मान और सामने वाले एंगल का मान का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 55 होगा तो ये आपका 135 होगा, और जब ये 135 होगा तो ये पूरा एक सीधी रेखा है, और जब एक सीधी रेखा है तो ये 180 डिग्री का होगा, ये 135, तो ये आपका मान 55 हो जाएगा। तो आंसर आ गया सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। 0 to इन्फिनिटी आपका 70 आ रहा है जो कि एकदम गलत है। आंसर आपका आएगा सी 55 डिग्री। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त? क्या किसी को भी यहाँ पे परेशानी अगर है तो वो कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। क्या इस चीजों को समझ पाए? इसमें क्या बोलते इसको, सर्कल में आपका एक लिमिट कॉन्सेप्ट होता है। अगर सर्कल की लिमिट कॉन्सेप्ट को, अगर पूरी कॉन्सेप्ट को, अगर लिमिट है उसी कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरीके से आप माइंड में डाल लेंगे तो सवाल उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत लोग फिगर नहीं बना पाए होंगे, इसी से दिक्कत होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा कि माना x एक ऐसी संख्या है जो 7000 और 7500 के बीच है। 7000 और किसके बीच है? 75000 के बीच है। तो जो संख्या x एक इसी के बीच में है, जो किससे कट रहा है? 225 से, 250 से, और किससे? 275। तो इसका तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो लेने का तरीका क्या? सबसे बड़ा डिजिट 275 है। अगर सबसे बड़ा डिजिट 275 है तो यहां 7 5 12 2 14, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। जब ये 3 से नहीं कटेगा मतलब 25 से कटेगा। तो जब ये 25 यहां कॉमन है, यहां भी 25 कॉमन है और यहां भी 25 कॉमन है, तो 25 यहां इसको लेंगे तो 25 हटा दो, तो 25 हट जाएगा, तो यहां बचेगा 10, 10 यहां ले लिए। अब यहां लेना है 25 से, 25 यहां कॉमन है और 25 नमा, यहां पे 25 नमा होता है, 25 25 इसमें कॉमन है, 9 कॉमन नहीं है, 9 ले लिए। और इसको गुणा करेंगे तो यहां पे 9 5 45 और 9 7 63, 63 और 4 67 और 9 दूनी 18, 18 और 6, तो ये आ जाएगा 24750 इसका एलसीएम है। तो आप जिस तरीके से जानते हैं उस तरह से एलसीएम ले लेंगे। हम यहाँ पे क्या लिए? फैक्टर वाइज हम एलसीएम ले लिए, ये एलसीएम आएगा। लेकिन कह रहा है कि संख्या ये आपका एक्स ये छोटी संख्या है, लेकिन कह रहा है कि 7000 और 7500 के बीच आना चाहिए। तो इसमें क्या गुणा कर दें? इसमें क्या गुणा कर दें? अगर इसमें कुछ भी गुणा करेंगे तो ये 225, 250, 775 से कटेगा ही, कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब कितना भी गुणा कर देंगे तीनों से कटना बंद नहीं होगा, तो गुणा कर सकते हैं। या 7000 और 75000 के बीच लाना है तो इसको 3 गुना कर देंगे, देखिए आ जाएगा
3 गुना करेंगे 4, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22 और 4 तिया 12, 12 दो 14 और 3 दूनी 6, 6 1 7, ये 74,250 क्या 7,000 और 75,000 के बीच में है, मतलब यही आपका जो संख्या है क्या है, x है। तो यहां पे पूछ रहा है कि जब ये x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 61 बचेगा, लेकिन ये जो आया है ये पूरी तरह से कट जा रहा है, रिमाइंडर 61 बचाना है तो 61 ऐड कर दो, तो ये आ गया आपका कितना, x का मान आ जाएगा तो 74, 1 6 5 11 2 1 3 आ गया, ये संख्या आ गया किसका, x का। तो यही अंकों का योग पूछ रहा है। तो 7 4 11 3 11 3 14 1 15 1 16, मतलब इसके अंकों का योग जो आया है, जो संख्या आप लिए हैं अंकों का योग आपका कितना आ गया, देख लो 16 आ गया, यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 नंबर छोड़ दिए हैं। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे लास्ट में, 9 नंबर देख लेंगे, क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। 10 क्या दिए सर, दिया है सर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आ गया। क्या सभी लोग का क्लियर है? 9 नंबर लास्ट में बता देंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ओ यहां पे ओ केंद्र होगा, यहां पे 10 नहीं दिया है, यहां पे ओ दिया हुआ है। ठीक है, 10 नहीं दिया, ओ दिया हुआ है। ठीक है नीतीश, ओ दिया हुआ है। चलिए अब इस सवाल को समझिएगा, ये भी सवाल लाजवाब है। कह रहा एक टैंक में 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा, देखो यहां से एक टैंक है, एकदम आराम से समझिएगा। तो यहां से समझिएगा कि एक टैंक है, ये एक टैंक है और इसमें आपको क्या कर रहा है, इस बात को समझिएगा कि ये 200 मीटर, एकदम आराम से समझिएगा, 200 मीटर और ये आपका 150 मीटर चौड़ा है। इसमें क्या कर रहा है, इस बात को समझेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर की क्रॉस सेक्शन पाइप के माध्यम से पानी बहता है। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब इस तरीके से पानी बह रहा है, इस तरीके से पानी बह रहा है आपका, है ना, यहां से पानी को निकल रहा है और पानी इसमें गिरा रहा है। ठीक है, पानी इसमें गिरा रहे तो पानी भी आपका भर रहा है, पानी भी आपका इसमें भर रहा है। तो पानी जब भर रहा है तो यहां देखने को मिला कि ये ऊंचाई कितना जाएगा, तो h ऊंचाई तक ये पानी भरेगा। तो देखिए यहां समझिएगा सवाल क्या कहता है, यहां पे इस बात को समझिएगा, करे कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में ये कितना किलोमीटर पानी को कवर कर रहा है, एक घंटा में 20 किलोमीटर में जितना पानी आएगा वो सारे को यहाँ पे उतार देगा। तो यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20,000 मीटर कर देंगे, क्योंकि सब मीटर में तो इसको भी मीटर में कर देंगे। मतलब इस बात को समझिएगा कि एक घंटा में पाइप से जो पानी गिरेगा, तो पाइप से पानी जा रहा है, एक घंटे में जितना पानी होगा एक घंटा में, वो सारा पानी क्या होगा आपका उस होद में गिर जाएगा, इस बर्तन में गिर जाएगा सारे पानी एक घंटा में। तो एक घंटा में कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का जितना पानी होगा उस पाइप में, यहां से लेकर जोड़ेंगे 20 किलोमीटर तक जितना पाइप में पानी होगा वो सारे उसमें गिरेंगे। तो एक घंटा में उतना, तो एक घंटा में 2000 मीटर की दूरी, मतलब ये लंबाई आपका आ गया कितना, ये लंबाई आ गया 20,000 मीटर आ गया। और यहां पे दिया है, इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 0.3 और इसकी लंबाई दिया हुआ, यह चौड़ाई लंबाई दिया हुआ और 0.2 दिया हुआ, ठीक, क्रॉस सेक्शन। तो कह रहा टंकी की पानी की स्तर 8 मीटर बढ़ गया। तो 8 मीटर बढ़ गया मतलब इस टंकी में जो पानी था, तो वो आपका इसका आयतन, पानी का आयतन 150 गुना 8 मीटर बढ़ गया, मतलब 8 मीटर ये आपका बढ़ गया। तो 8 मीटर बराबर होगा इसकी लंबाई एक घंटा में 20,000 और 0.3
और गुणा 0.2। तो 1 घंटा में इतना पानी, तो t घंटा में कितना हो जाएगा, कितना समय में इसको पूरी तरह से भर देगा, कितना समय में इसको भर देगा, तो t घंटा में इसको भर देगा, क्योंकि 1 घंटा में इतना भरेगा तो t घंटा में इसको इतना भर देगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो इसमें आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, मीटर में आंसर, हाँ ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ये डबल जीरो इससे कट गया, ये 2 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कट गया, ये 50 दिया और ये कट गया आपका 4, तो ये आपका 200 घंटा टाइम आया, 200 घंटा टाइम आ गया, 200 घंटा इसका टाइमिंग आ गया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? 200 घंटा इसका टाइमिंग आ गया। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो इस चीज को आप समझ पाए और बेहतर तरीके से समझ पाए, और इसका आंसर टाइमिंग जो आ गया इतना, क्योंकि 1 घंटा में इतना भरेगा तो t घंटा में कितना भरेगा इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ t घंटा में 200 घंटा, मतलब t जो लगेगा इसको भरने में कितना समय लगेगा, 200 घंटा लगेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे? अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, किसी को भी कोई भी परेशानी अगर है तो वो कह सकते हैं, और इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये भी सवाल देखिए यहां क्या बोला है, छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंचे एक बाल्टी है, एक छिन्नक है ना, इस तरीके से बाल्टी होता है छिन्नक। तो यहां से अगर बात करें छिन्नक, ये आपका 35 ऊंचाई है, इसके निचले और ऊपरे, निचला आपका ये 12 है त्रिज्या और ऊपर का 18 है त्रिज्या। इस बाल्टी में पानी एक ऐसे बेलनाकार बर्तन ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या, इसका पानी यहाँ पे एक बेलनाकार ड्रम है इसमें डाला जाता है, जिसकी कह रहा है त्रिज्या जो है वो कितना है 20 है। तो कह रहा है कि पानी की ऊंचाई कितना होगा, तो h ऊंचाई तक पानी होगा। इस पानी को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, इस पानी को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, इसमें जो पानी पूरा भरा हुआ था, इस पानी को ट्रांसफर इधर कर रहा है। तो एक बात समझिएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इस बाल्टी की जो वॉल्यूम होगी, इस बाल्टी में जो पानी का जो वॉल्यूम होगा, इसका एरिया आप लोग, इसका वॉल्यूम आप जानते हैं 1/3 पाई इंटू एच और आर स्क्वायर प्लस आर, बड़ी आर छोटी आर, और दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो यहां से आर की अगर बात करें तो बड़ी आर आपका ये हो गया बड़ा, और छोटी आर ये हो गया। तो यहां से हम देखो सॉल्व करते हैं, तो यहीं पर आपको लिख देते हैं सारे चीज। h कितना है 35, आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 18 गुना 12, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। पाई से पाई कट गया, ठीक है, तो यहां से आ गया 35/3 गुना 35/3 गुना इधर आ गया h, ठीक है, रहने देते हैं। तो 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144 और 18 गुना 12 करेंगे 216। तो यहां से 4 4 8 8 6 14 और 4 1 5 2 7 7 1 8 और 3 2 5 1 6 684। तो ये 684 और यहां पे आ जाएगा आपका 400 गुना, ठीक है। तो यहां से आप काटते हैं 7 पचे और 8 पंचे, ये काट दिए, ठीक है। और यहां से 4 से काटेंगे 20, 4 से इसको काटेंगे तो 17 चौका 68, ये आ गया। तो यहां से 7 गुना 7 इकाई 7 7 7 49 9 7 इकाई 7 और ये आ गया कितना 11/3 3 दूनी 7। h का मान कितना आ गया? आज का सेट कुछ ज्यादा ही ठोस, इतना ठोस पहली बार मिला। सब क्वेश्चन में संघर्ष था क्वेश्चन में सब में संघर्ष था ना। चलिए बहुत बढ़िया, आज क्वेश्चन में दम भी था। आज हमको भी डिस्कशन कराने में मजा आ रहा है ना, डिस्कशन कराने में भी हमको भी मजा आ रहा है। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन दिया होता था तो डिस्कशन नहीं हो पाता था। तो h का मान आप निकाल लेंगे तो b इसका सही आंसर आ जाएगा। मतलब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 19.95 आ जाएगा। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी आ जाएगा। गुड आफ्टरनून, ये हसीन सेंस गुड आफ्टरनून मेरे भाई। तो ये 12वां नंबर सवाल का आंसर ये था, बहुत बेहतरीन तरीके से था और ये आ गया। ठीक है, दूसरे चिन्ह की त्रिज्या नहीं होगा सर, दूसरे चिन्ह का त्रिज्या मतलब इसका वॉल्यूम ये होता है, देख लेना, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच और बड़ी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर और बड़ी आर छोटी आर का गुणनफल होता है। ठीक है नितीश, देख लेना। अब कह रहा है कि ये 6 से डिविजल होना, तो 6 से डिविजल होने का मतलब ये 3 और 2 से डिविजल होना, तो ऑप्शन सब में 2 से डिविजल है, तो 3 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो, देख लो 7 2 9 6 3 5 4 9 2 बच गया, ये नहीं कटेगा 3 से, ये 6 6 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, ये 4 बच गया रिमाइंडर, ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका किससे डिविजल होगा, ये आपके 6 से डिविजल होगा, ऑप्शन नंबर सी 6 से डिविजल होगा। ठीक है सर, हम लाइव नहीं देख पाते हैं, परसों और कल भी वीडियो को डाउनलोड करने के ऑप्शन नहीं आ रहा था, प्लीज हेल्प मी। डाउनलोड इसमें यूट्यूब से डाउनलोड नहीं होता है, ये छिन्नक है, ये छिन्नक है, ये बेलन है, देख रहे नहीं, छिन्नक बाल्टी हो जिसको कहते हैं वो छिन्नक कहलाता है, बाल्टी को छिन्नक कहते हैं, और ये बेलन आपका ये सीधा होता है, ये इस तरह से होता है, ये आपका सीधा होता है। ठीक है, इसलिए इसका त्रिज्या ये होगा, इसका त्रिज्या ये होगा, और बेलन का त्रिज्या 20 दे रखा है, बेलन का त्रिज्या कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है चलिए, अब देखिए यहां से सवाल कह रहा है कि एबीसी के बीच 31,866 रुपया बांटा गया है, किसके किसके बीच, ए बी सी के बीच। ए बी का रेशियो दिया हुआ है 9:2 कितना 8 रूप में बांटा गया है, और बीसी का दे रखा है, ए और सी का दे रखा है 4 रेशियो कितना 5। एक बात समझिएगा, ए यहां भी और ये यहां भी दोनों जगह कॉमन है, तो बताओ ए यहां भी और यहां भी दोनों जगह है, तो ए को दोनों बराबर होना पड़ेगा, तो यहां 4 गुना, यहां 9 गुना, तो यहां 4, तो यहां भी 4, यहां 9, तो यहां भी 9 करना पड़ेगा, यहां भी 9 करना पड़ेगा, तो ए का मान 36, बी का मान 8 चौक 32 और सी का मान 9 5 दोनों को जब जोड़ा जाए 5 6 5 11 2 13 4 113, तो 113 एबीसी में टोटल बांटा है 113, लेकिन कंफर्म वैल्यू 31,866 है, 113 यूनिट बराबर निकालना किसको है, ए बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग आपका इतना होगा, क्लियर है, यहां से बी का भाग इतना होगा, तो यहां पे आंसर आपका 8 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 32 से कट रहा है, तो 32 से कटने वाला मतलब 8 से कटने वाला एक ही ऑप्शन ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा। डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं सर, तो डाउनलोड नहीं होता है भाई, एप्लीकेशन पे या तो यूट्यूब पे, बताओ यूट्यूब से डाउनलोड कैसे होगा, आप मैच आप ही देख लो, उसके लिए फिर आपको क्या क्या करना पड़ता है वो डाउनलोड होता है, ऐसे डाउनलोड नहीं होता है। तो ये इसका सही आंसर आ गया, क्लियर है यहां तक, बताओ मेरे दोस्त, यहां तक कोई परेशानी है, बोलिए, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, तो यहां पे ये आंसर आप निकाल लेना, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये आपका बाजार समिति मेन गेट पर आपका एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि पीआरटी के लिए और कॉमन पेपर के लिए, और कॉमन ये भी है 6 to 8 और 8 to 9 to 10 में जो आपका जीएस वाले पेपर है वो उसका हो बैच स्टार्ट हुआ। ये ऑफलाइन बैच होगा, जो पूरी तरह से ऑफलाइन बैच होगा। जो भी भाई बंधु आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपसे सजेशन लेना चाहते हैं, वो बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बार भेज सकते हैं, और बाजार समिति मेन गेट पर वहां पे क्लास चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑफलाइन बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बैच है। ठीक है, अब यहां से एक बात समझिएगा, सवाल को यहां से सवाल देखिए, यहां क्या कह सकते हैं कि अगर यहां से बताओ कॉट 46 डिग्री है, तो क्या हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 44 डिग्री। जी हाँ सर। अब एक चीज बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये आपका पूरा वैल्यू हो जाएगा कितना, -3 में आएगा। ये पूरा वैल्यू आपका -3 में। और हम जानते हैं मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 1 होता है कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री का होगा। तो यहां से ही देखो बात समझो कि ये 28 और 62 आपका 90 डिग्री, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका 1 कहलाएगा, मतलब ये आ गया आपका 2, क्योंकि 2 × 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले सेक्शन का आ गया -3/2 प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगा तब। फिर देखो यहां से cos 60 की अगर बात करते हैं तो cos 60 होता है 1/2, और 1/2 करते हैं तो cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर है, तो ये 1/4 हो गया, 2 × 1/4 हो गया। और देखो ये पे 33 और ये tan 57 कट जाएगा, क्योंकि आपका tan थीटा 1 × tan थीटा 2 ये 1 होगा कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री का होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो 33 57 हो गया 90, मतलब ये आपका कट जाएगा, स्क्वायर भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा, ये वाला आपका पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां से नीचे 1 आ गया और ऊपर का सॉल्यूशन आ गया 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा -2/2 और ये कट गया, आंसर आ गया -1। ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है? ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ए इज द राइट आंसर। आज के क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग कितने क्वेश्चंस बनाए वो कमेंट करेंगे। मैक्सिमम कितने लोग क्वेश्चंस पूरा का पूरा बना पाए तो वो कमेंट करेंगे, ठीक है। अशोक का सी आ रहा है, गलत है भाई। अशोक जी क्वेश्चन आपका गलत है दोस्त, देख लीजिएगा। कागज का एक आयताकार शीट है, कागज का एक आयताकार शीट है, ठीक, और इसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर। देखो यहां पे क्या किया गया है, इस बात को समझिएगा। यहां पे एक बात समझिएगा, इसको फोल्ड किया गया, इस तरह से फोल्ड किया गया। कोई कागज का अगर टुकड़ा होगा, एक मिनट, कोई कागज का टुकड़ा हम लिए, ये आपका शीट है, तो ये आपका एक आयताकार है, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है, इस तरीके से इसको फोल्ड किया गया, इस तरीके से इसको फोल्ड किया है कि एक आपका यहां पे सटा दिया, और ये जब सट गया तो एक आपका बेलनाकार बन गया, एक बेलनाकार बन गया, एक बेलनाकार आकृति का बन गया। इसको सटाने के बाद तो बेलनाकार आकृति बन गया, इसको मोड़ दिया गया, और इसका मोड़ जब दिया गया इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से एक फिगर बन गया। और इसको जो मोड़ा गया है वो कह रहा है कि चौड़ाई को लंबाई निकाल। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, रोल करके बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कागज की चौड़ाई के बराबर है, जिसकी ऊंचाई जो है कागज की चौड़ाई के बराबर, मतलब इसको चौड़ाई के हिसाब से इधर से मोड़ा गया, ठीक है, इधर से आपका मोड़ा गया। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ऊंचाई आपका 11 हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, ये जो आपका देख रहे हैं परिधि, इसी को मोड़कर बनाया है, मतलब ये वाला जो देख रहे हैं इसी को मोड़कर बनाया है। ये वाला आपका लंबाई जो है, ये लंबाई जो है इसी को मोड़ दिया तो परिधि बन गया कि नहीं। और जब परिधि बन गया तो हम जानते हैं परिधि बराबर होता है 2πr इक्वल टू, ये जो परिधि आया है ये लंबाई के बराबर, क्योंकि इसी को मोड़ दिया गया है 88, तो ये आपका कट गया 2 बार में, आर का मान आ गया 14। निकालना क्या है, कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, इस तरह से बना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मान आता है 22/7 और त्रिज्या 14 × 40 और हाइट आपका 11 है, तो ये कट गया 7 दूनी 14, तो 88 × 154, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट आपका
यहां पे कोई भी नहीं आएगा, देख लीजिएगा। तो 44 हो जाएगा, है ना। 4 चौक 16, 6 यूनिट, और 15 चौका 60, 60 से थोड़ा सा ज्यादा, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको गुणा कर लेना, देख लेना, गुणा करके यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका काम है, हम यहाँ पे टिक आउट कर दिए और बी का राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करा एक बेतारूपी तार 3118.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। इसी तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई का निकटतम इतना है। देखिए कह रहा है एक तार था लंबा, उसी को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। इस तार से वृत्त बनाया गया, ये आपका जो है, ये आपका तार है, तार से एक वृत्त बनाया, इतना एरिया को कवर करता है। और यही तार से फिर बनाया गया है, यही तार से बनाया गया है क्या, एक आयत बनाया गया है। और आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखा है कितना, लंबाई आपका 7x और चौड़ाई आपका मान लेते हैं क्या है। एक बात समझिएगा कि एक लंबा तार था, उसी को मोड़ के एक वृत्त बनाया और उसी तार को मोड़कर एक आयत बनाया। तो एक बात बताइएगा, इस तार की लंबाई और इसकी लंबाई, इसका वृत्त का जो परिधि, वृत्त का परिधि और इसका जो परिमाप दोनों बराबर होगा। तो वृत्त की जो परिधि होगी, जो वृत्त की परिधि होगी, जो वृत्त की परिधि होगी, वही आपका आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप होगा, क्योंकि एक ही तार से दोनों बनाया गया है, एक ही तार से दोनों को बनाया गया है। तो यहां से इस बात को समझिएगा। तो परिधि निकालने के लिए पहले आर चाहिए, तो देखिए यहां पे आर कैसे निकलेगा। इसका एरिया कवर किया है, ये पूरा एरिया को कवर किया है, तो एरिया होगा 22/7 आर स्क्वायर और ये 31 इतना, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर हम देख लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 22 से काटो, तो 22 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा भाई, बताओ बताओ। पंद्रह 5 इतना बार में कटेगा, देख लो, ठीक है, इतना बार में कटेगा। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक 10 ले लेते हैं, ठीक है, इतना बार में कटेगा। तो यहां से अगर कटेगा तो यहां देख लीजिएगा आपका ये आ जाएगा 992 स्क्वायर में 992 और ये 25 आएगा, ठीक है। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा 25 का 5 और ये 31 गुना 32 होगा, 31 गुना 32 होगा, तो ये आपका आ गया ये इतना, आर बराबर आ गया 31 पॉइंट, हाँ वो परिधि हुआ, और वो परिधि हुआ 31.5 आ गया, आर बराबर आप देख लेना। क्योंकि जैसे ही 25 होता है, 25 जैसे होता है उसका रूट निकालना, 25 का 5 और अगली जो दो संख्या फिर छोड़ दो, अगली जो संख्या है ये दोनों का फैक्टर तोड़ेंगे, एक का अंतर है, जो छोटा फैक्टर होगा वही इसका रूट होगा। 31.5 आ गया। तो निकालना क्या चीज है, आयत का लंबाई निकालना है। कि इसका यहाँ पे इसकी परिधि अगर बात करते हैं तो ये 22/7, ये 22/7 और इंटू इसकी परिधि होता है 2 पाई आर, आर का मान कितना आ गया 31.5 और इसका परिधि होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, तो 7 4 11x होता है। तो यहां से 2 से 2 काट दिए, 7 से अगर काटते हैं तो 7 चौक 28 और 3 35, 7 पचे 35, ये आ गया 7 पचे 35, इसका सही आंसर आ गया 2। तो यहां से x बराबर आ गया कितना 9 आ गया। तो x बराबर जब 9 आया तो यहां पूछ रहा लंबाई, तो 9 7 63, ये आ गया 63, इसकी लंबाई 63 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज सवाल में सही में बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशन है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो
बहुत अच्छा लगा इसके लेवल में। बहुत 2-3 दिन के बाद आज पता चला, बहुत सारे सेट के बाद आज पता चला कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये सवाल देखो बहुत आसान है। यहां कह रहा है कि ये एक किसी का, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन का एक समीकरण होगा जो दिया हुआ है, और ये लाइन का एक समीकरण है, और ये एक लाइन का समीकरण दिया हुआ है जो दिया होगा। तो यहां से बोला कि यहां पे दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है 2:5 पर। अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2:5 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बात को समझिएगा कि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये जो वैल्यू जहां कटान हो रहा है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे बस रख दो x का मान, अगर 2 रखते हैं 2 दूनी 4 और 5, यही सेटिस्फाई हो जाएगा, और 2 ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। सब में प्लस है, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। समझे बात की नहीं? इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? जहां पे कटान बिंदु है 2,5, ये सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सी इक्वेशन को, आपका ये दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो ए वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक लाइन ये होगा और एक लाइन ये होगा। आपको ये नहीं पूछ रहा है कौन लाइन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ लाइन दे रखा है, आपको सेटिस्फाई करा दिए, तो आंसर आपका ए आ गया। बहुत आसान तरीके से आ गया, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कर एक रेलवे लाइन, एक यहां पे रेलवे लाइन है और यहां पे 5 स्टॉपेज है, 5 स्टॉपेज है ना, 1 2 3 4 5 स्टॉपेज है। तो रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा और टिकट की संख्या क्या होगा? तो एक अगर यहां से चलना स्टार्ट होता है, अगर कोई आदमी यहां से चलना स्टार्ट, ये यहाँ का टिकट कटा सकता है, यहाँ का कटा सकता है, यहाँ का कटा सकता है, यहाँ से कटा सकता है। इस तरीके से सब कितना बार कटा सकता है, तो इसका मान रखिएगा, इसका होता है n-1। यहाँ पे n बराबर कितना है? 5 है। तो ये आपका होता है कितना टिकट कटा सकता है। टिकटों की जो संख्या होगी, ये फॉर्मूला होता है, n का मान 5 है और 5 में से 1 गया 4, तो ये आपका कितना हो गया? 20। मतलब यहां समझिएगा, ये आदमी यहां से कटाएगा, यहाँ कटाएगा, फिर ये आदमी यहाँ कटा सकता है, यहाँ कटा सकता है, यहाँ कटा सकता है, यहाँ कटा सकता है, फिर इसको पकड़ो। इसी तरीके से हर आदमी 4 जगह का टिकट कटा सकता है, हर आदमी 4 जगह का टिकट कटा सकता है। तो 5 आदमी है तो 5 कितना? 20 आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो मान है वो 50 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप जब 50 दे रखा है, जब परिमाप 50 दे रखा है और आधार 18 दे रखा है, तो एक बात बताइएगा, 50 में से 18 चलिए 32, मतलब ये दोनों बराबर होता है। 32 का आधा 16, 32 का आधा 16, तो ये आ गया। इसी को सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये 50 आ गया। तो पूछा प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई कितना होगा? 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान सवाल थे ये भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। ये मेरा प्रयास बैच है, पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए बेनिफिशियल है। 299 में प्रयास बैच है, जिसमें कि आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल के साथ और धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को करवाते जा रहे हैं, जो 100% आपके पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए लाभदायक होगा। और 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पीआरटी और कॉमन पेपर में कहीं नहीं जाएगा बाहर। तो जितने भी आपके कलीग होंगे, साथी होंगे जो पीआरटी की तैयारी कर रहे होंगे, उसको आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। ये बैच ले सकता है मैथ्स का। और मैथ्स में अगर 100% स्कोर नहीं कर पाया जो पीआरटी में, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को तय मानिए। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का मिलाकर, दोनों मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन होता है, और यहाँ 120 में से 30 क्वेश्चन आ गया, मतलब समझ लीजिए 30 क्वेश्चन आपका रामबाण हो जाएगा, और ये रामबाण साबित भी होगा। और इसके लिए आपको बैच ये इनरोल करना पड़ेगा, है ना? ठीक है। यहां तक अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल को यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां क्या बोला गया, इस बात को समझिएगा। क्या हम यहां पे पॉइंट हटाकर यहां पे 10 लिखेंगे? पॉइंट हटा के, क्या यहां पे हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 10 लिखेंगे, तो ये कितना बार में कटा? 5 बार। पॉइंट हटाएंगे तो यहां कितना बार में कटा? 50 बार में। इसका मतलब कितना हुआ कि 5 था, फिर 50 हुआ,
फिर इसी तरह से कितना बढ़ा 500 डॉट 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 कहां तक 9th टर्म तक बढ़ा। ये देखिए एक बात समझिएगा, 10 गुना बढ़ रहा है, इसका ये 10 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये आपका टर्म जो है वो किस में है, इन आपका जीपी में है। इन किस में है, इन जीपी में है। और जब ये जीपी में है तो हम कह सकते हैं जब ये जीपी में है और यहां पे आर जो है 1 से बड़ा है, आर मतलब आर का मान ये होगा, ठीक है, रेशियो। तो जब ये जीपी में है तो फॉर्मूला होता है आपका 9 टर्म पदों का मान क्या होगा, योगफल। एस एन बराबर होगा ए इंटू आर पर पावर n माइनस 1 और आर माइनस 1। ए का मान कितना है, ए का मान फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया 5, आर पर पावर 10, आर कितना है, आर कितना है 10 है, और 10 n का मान कितना है 9 है, और ये -1 बटा 10 में से 1 गया ये। देखिएगा अब यहां पे देखो 10 पे 1 पर पावर कितना जीरो हो जाएगा 9 जीरो, और 9 जीरो में 1 घटेगा तो यहां पे कितना हो गया 9 को 9 हो जाएगा, 3 3 6 9 को 9, और बटा में जब ये 9 से कटेगा इसको सॉल्यूशन कर लें, 10 पे पावर 9 है तो मतलब 10 पर पावर 9 जीरो होगा। इसका कहने का मतलब 1 पर पावर 1 का 1 मतलब 1 पर 10 को जीरो होगा, और 10 को जीरो में से 1 घटाएंगे तो 9 को 9 होगा, और ये कट जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और यही गुना होगा 5 5, आंसर आ गया 3 3 6 4 हो गया क्या, ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया भाई, बी आ गया, बी इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। अगली सवाल की बात करते हैं, एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। अब प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर की हवा चाहिए, तो टेंट की ऊंचाई कितना चाहिए। तो बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। एरिया हो जाएगा 25 गुना 4, बताइएगा एरिया आपका हो जाएगा कितना 25 गुना 4, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिए, करेक्ट, शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्ति को बैठाना और प्रत्येक व्यक्ति 4 मीटर जगह घेरता है। तो देखिए यहां पे इसका एरिया की अगर बात करते हैं कि एरिया कितना कवर कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है 25 गुना 4, 4 मीटर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक शंक्वाकार टेंट में बैठे हुए, ठीक है। शंक्वाकार टेंट में बैठे हुए मतलब एक गोलाकार टाइप का बैठा हुआ है, तो एरिया कवर कर लेगा कितना 100 मीटर क्यूब। फिर कह रहा कि नीचे आपके शंक्वाकार नीचे गोलाकार टाइप का बैठा हुआ और उतना एरिया को कवर किया 25 आदमी ने, और जब यहाँ 25 आदमी कह रहा है कि सांस लेने के लिए 80 मीटर हवा चाहिए, तो यहाँ पे 80 मीटर क्यों हवा चाहिए, तो इसकी जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कितना दे हो जाएगा, एक आदमी घेरता है कितना 80 मीटर क्यों, तो 25 आदमी कितना घेरेगा, ये आपका 25 60 1000 मीटर क्यूब, सॉरी 2000 मीटर क्यूब। अब एक बात समझिएगा, वॉल्यूम की अगर बात करते तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, बताइए उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, एक शंक्वाकार है, और बटा इसका बेस का एरिया कितना है,
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या बोला गया है 2000 और बटा इसका रेशियो ये। तो यहाँ से ये कट गया आपका और 100 से ये कट गया आपका, और h का मान इधर जाके गुना हुआ तो ये 20 या 60 में गया, h का मान आ गया 20 या 60। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी इसका सही उत्तर आ गया। कोई दिक्कत, मतलब यहां पे बोला कि ये जो शंकु है इसका पहले जो नीचे जो बैठा हुआ व्यक्ति 25 आदमी बैठता है, तो एक आदमी बैठता है तो 4 मीटर क्यूब 4 मीटर स्क्वायर कवर करता है एरिया को। तो 25 आदमी कितना एरिया कवर करेगा, तो 25 आदमी इतना कवर एरिया करेगा। अब जब ये 25 आदमी एरिया कवर किया, अब वॉल्यूम की बात करें, एक व्यक्ति 80 मीटर क्यूब वॉल्यूम को कवर करता है, तो वॉल्यूम आ गया इतना निकाले। तो जब वॉल्यूम निकाले तो ये आपका 25 आदमी का आ गया, तो वॉल्यूम हम लोग के अनुसार इतना, एरिया इसका हम लोग के अनुसार इतना, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, तो h बराबर 60 आंसर निकाल दिए। ठीक है, एक व्यक्ति 1200 प्रति बैग की दर से चीनी 12 बैग खरीदता है। 1200 गुना 12 प्लस अब 1500 8 बैग खरीदता है, टोटल बैग का दाम पता चल पाया। और 2100 में ये 10 बैग खरीदता है, चीनी खरीदता है, तो ये टोटल बैग में जितना खरीदा उतना आपका दाम आ गया, और इसको संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 12 8 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन यही शॉर्ट कर सकते हैं, 0 0 0 कॉमन होके कट गया। ठीक है, 3 से देखिए, 3 से कॉमन काटेंगे तो 3 से कॉमन हो जाएगा 40 दिया, कॉमन लेंगे, फिर ये 50, 3 कॉमन लिए 50 से कट गया, और 3 से काटे तो ये आपका हो गया कितना 700। कितना से कट गया 700 से, तो यहां से हो जाएगा 12 चौक 48, 8 पंचे 40, और यहां आ गया 700। तो टोटल आ जाएगा 7 4 11, 11 4 15, 1580। ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, पंद्रह सौ अस्सी इधर राइट आंसर। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, बोल दो मेरे भाई। यहाँ पे किसी को कोई भी परेशानी है, किन्हीं को कोई भी परेशानी अगर है तो बता दो। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को देखो, यहाँ क्या बोला गया। यहाँ बोला कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, उनके एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक चीज डायरेक्ट भी आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया नन ऑफ दिस भी दिया है और मोर देन वन ऑफ भी दिया हुआ है, दोनों हो सकता है। तो यहां से एक काम करेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 दिया है और एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है। चलिए देखिए, अगर दो संख्या दिया हुआ है, ये आपका 21, तो जब एचसीएफ 21 दिया हुआ है तो दो संख्या आप निकाल सकते हैं, 21x और 21x और 21y, और x और y क्या होगा, ये आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहने का मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। सत्रह नहीं होगा आंसर। अब बताइए, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहां से 21x इंटू 21y बराबर होगा एलसीएम। कह रहा है कि एलसीएम जो है इसका 21 गुना है। इसका जब 21 गुना है तो ये आपका 21 है, और इसका 21 गुना है 221 गुना है। तो जब ये 21 है तो ये आपका 221 गुना कितना होगा, 21 होगा कि नहीं। इससे कह रहा है 221 गुना है, ये कर दिया, 21 से 21 कट गया, 21 से 21 कट गया। यहां से एक्स वाई की अगर बात करें तो इसको ऐसे फैक्टर तोड़ना है, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई को प्राइम है। तो यहां से इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 13 गुना 17। देखिए तो 13 गुना 17 अगर तोड़ते हैं तो क्या यही आएगा, देख लो मेरे भाई। 13 का 13
और 91, ठीक है, इतना आ गया। मतलब x की मान जो होगा वो 13 हो गया और y की मान हो गया कितना, 17। जो संख्या होगा वो 21x, तो 21 गुना कितना करेंगे, 21 गुना 13 करेंगे, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, एक यहाँ पे आ गया कितना, 27। और 21 गुना y करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21 गुना 17, तो 17 का 17 और 17 दूनी 34, 34 एक 35 आ गया। तो यहाँ कह रहा है देखो कि यदि दोनों संख्याओं में से 200 और 300 के बीच हो तो दूसरी संख्या निकालना, तो 200 और 300 के बीच ये है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, दूसरा संख्या फाइंड आउट करना है। तो दूसरा संख्या ये हुआ और इसी के पूछ रहा है अंकों का योग क्या होगा, तो 5 7 5 12 3 15 अंकों का योग ये आ गया 3 + 5 + 7, तो ये आपका 15 इधर राइट आंसर, 15 इसका सही आंसर आ गया। अंजलि राजपूत का 25 आ रहा है, गलत है क्या, 25 आ रहा है, गलत है आपका 25। डियर जेंट्स बॉयज आपका भी गलत, 24 का ठीक है, 15 ठीक है आपका सही है। अंजलि ठीक है भाई, 15 बहुत बढ़िया। तो ये इसका सही आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को कोई भी परेशानी अगर है तो बता सकते हैं, बोलो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपके बहुत जबरदस्त सवाल है, कह रहा है यहाँ पे आज का जो टेस्ट है बहुत जबरदस्त है और जो भी मारना चाहते हैं टेस्ट वो आप टेस्ट मार सकते हैं कि आपके एग्जाम के में 4 चांद लगा देगा ये टेस्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 0 लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे, तो मजा आएगा। तो इस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिसको अगर जो पटना में है वो टेस्ट आके मार सकते हैं, इस है ना, टेस्ट मारेंगे तो आपको आपकी जो तैयारी में वो एक अच्छे तरीके लेवल तक पहुंचा देगा, इस बात को समझिएगा। ये एक बार पृथ्वी मान लेते हैं और ये पृथ्वी में आपका जानते हैं कि पृथ्वी में आपका जो होता है, पृथ्वी हम मान लेते हैं, तो पृथ्वी में यहाँ पे पृथ्वी 2 भाग में होता है। एक भाग को ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे को बोलते हैं साउथ पोल। इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब एक बात समझिएगा, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। कहा कि भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यहां पे बोला है कि भूमि और जल का अनुपात जो है वो 1:2 है। अब कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात बोला गया है 2:7। वहां 27 दिया हुआ वो समझो 2:7 है। और कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में आपका आधे हिस्से में लैंड और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2। ये रेशियो है, ठीक है, यहां इंग्लिश में देखिए रेशियो दिया हुआ, ये 3:2 है। तो आधे वाले में भाग में, आधे वाले गोलार्ध के आधे दूसरे भाग में ये 2 भाग बांटा, तो इसमें क्या रेशियो होगा ये बात कह रखा है, ठीक है। आराम से देखिएगा, ज्यूम कीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि ये भूमि, अगर भूमि की बात किया जाता है तो ये 1:2 है। इसको ऐसे मानेंगे कि पॉइंट में ना आए, तो यहां पे अगर मानते हैं इसको 90 मानते हैं तो 90 45 का आधा ये पॉइंट में आ जाएगा। 180 मान लो कि ये टोटल आपका एरिया अगर यहाँ 3 है तो इसमें आप 180 लाने के लिए 60 गुना कर दो, क्योंकि 60 को आधा करेंगे तो 90 और 90 का फिर आधा 45 पॉइंट में नहीं आएगा, तो 60 गुना किए तो यहां भी कितना आएगा 60 और यहां भी कितना 60। मतलब इसका मतलब पूरे पृथ्वी पर 60 यूनिट भूमि है, 60 यूनिट भूमि है और ये आपका 120 यूनिट आपका जो है स्क्वायर यूनिट आपका जल है। इस बात को समझते हैं, आराम से ध्यान दीजिएगा, जो कह रहे हैं बस उस करते जाइए। हम 60 क्यों माने, क्योंकि हम यहाँ पे 60 इसलिए माने, 80 180 माने कि ये 90 आधा होगा, ये 90 में आधा आधा होगा, तो पॉइंट नहीं आएगा, सब बिना पॉइंट का आंसर निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब ये आपका टोटल, अगर ये कह दें तो ये आपका एरिया, ये आपका टोटल एरिया 180 हो गया। भूमि और जल पूरे पृथ्वी पर इकाई अगर मान लिए कि 60 6 18 180 यूनिट आ गया, इसका मतलब ये आपका जो यूनिट होगा इसमें आपका 90 होगा और इसमें टोटल में आपका 90 होगा, तो ये आपका 45 होगा और ये भी आपका जो होगा वो कितना होगा 45, क्योंकि 90
ये जो ये 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा, इसको दो भागों में बांटता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और साउथ पोल को दो भाग में हिस्से में बांट दिया, एक 3:2 के रेशियो में। और यहां क्या होगा रेशियो, यही तो आपको निकालना है। तो 90, अब इसको 45 और 45 बांट दिए, दो बराबर भाग में इसको बांट दिए। ये क्या करे, दक्षिण गोलार्ध को आधे हिस्से में भूमि और आधे हिस्सा, दो भाग में इसको बांट दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां से क्या कहना चाहता है, आराम आराम से देखिएगा। यहां से स्टार्ट करते, 7 2 9, यहां 90, ये टोटल इकाई 90 है और यहां कह रहा है 9 है, तो गलत बात है। यहां 90 कह रहा है, यहाँ 9 ही कह रहा है। 1 0 यहां बैठा दो, यहां भी 1 0 और यहां भी 0। भूमि कितना हो गया, 20। और भूमि टोटल 60 है और यहां 20 है, इसका मतलब भूमि यहां और यहां हो जाएगा, जो बचा हुआ 40। मतलब इसमें से अगर 20 घटा देंगे तो बचा कितना, 40। ये कहां जाएगा, ये साउथ पोल में 40 जाएगा। अब देखिए कहां जाएगा साउथ पोल में। ये टोटल लैंड और वाटर का कितना है, इसमें आधा हिस्सा में, तो यहां बोला 3 2 5, लेकिन यहां कितना है, कह रहा है ये 45 इकाई है, लेकिन टोटल एरिया 5 है, तो यहां कितना गुना करेंगे, 9। अगर यहाँ 9 गुना किए, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो 9 तिया कितना हुआ, 27, और 9 दूनी कितना हुआ, ये 18 आ गया। मतलब इस हिस्से में लैंड आपका 27 है और वाटर 18 में है। तो यहां से आप देखिएगा 40 में से 27, ये टोटल खत्म हुई। उधर वाला बात 60 में से 20 घटा दिए, तो यहां भूमि की अगर बात करें तो 40 भूमि दोनों बचा हुआ है। जहां भूमि इसमें आ गया 27, तो यहां पे भूमि कितना होगा, 13 हो गया। ये भूमि आपका 13 हो गया। अब वाटर की बात करते हैं, वाटर 120 और यहां 70 चल गया, तो इसमें से 70 घटा दो तो बचा कितना मेरे भाई, तो ये 70 घटा देंगे तो बचा 50। अब ये 50 बचा, तो 50 में से देख रहे हैं कि आधे हिस्सा में वाटर 18 चल गया, तो यहाँ पे कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी का अनुपात खोजे दक्षिण गोलार्ध के दूसरे भाग का भूमिगत कितना होगा। तो उल्टा पूछ रहा है, पानी पहले, तो पानी पहले और ये लैंड। तो आंसर आ गया ए, इसका सही आंसर आ गया ए, इसका सही आंसर आ गया। क्या इस बात को समझ पाए, क्लियर हुआ यहाँ की नहीं, बोलिए मेरे भाई। देख रहे सब आराम से बैठ गया। अगर 90 लेते हैं, इसको 90 मानते तो ये 90 45 45 आधा आधा 22.5 22.5, दिक्कत हो जाता, सॉल्व करने में आपको परेशानी आता। एक बार ठीक से एक बार अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको और भी बढ़िया तरीके से पता चल पाएगा। जैसे ही वीडियो एंड होगा, एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे। ठीक है, 2.5 किलो चीनी वाले कीमत 125 है, तो 1 केजी का दाम कितना है, 1 केजी का दाम हो जाएगा 2.5 किलो का दाम, तो 1 केजी का दाम आपका हो जाएगा 50। ठीक है, 2.5 किलो का दाम हो जाएगा ना, ये आपका 125 है, 2.5 किलो पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका कितना हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कर 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। तो 9 किलो चावल के दाम, कह रहा कि 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है, तो 1 केजी दाल का बराबर 1 केजी दाल का मूल्य कितना होगा। तो देखिए कितना है, 9 केजी चावल, 1 केजी का दाम 50, तो 9 केजी दाम कितना हो जाएगा, 450। और ये कह रहा है 4 केजी का जितना दाम है उतना 9 केजी चावल का है, तो 1 केजी का दाम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 केजी दाल का मूल्य आ गया। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। अब एक बात समझिएगा, कह रहा कि 14 किलो दाल की कीमत, यहां ध्यान रखिएगा, 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। तो यहां पे देखिएगा 14 किलो दाल के बराबर कितना दाल बोला है, 14 किलो दाल। तो 14 किलो दाल निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो 1 केजी का दाल, 1 केजी दाल का दाम इतना है, तो 14 केजी दाल मतलब ये आपका 14 केजी दाल की कीमत जो होगा वो कह रहा है 1.5 केजी चीनी के बराबर है। तो 1.5 केजी चीनी का मतलब 1 केजी चाय का, तो 1 केजी निकालना, तो यहां क्या करेंगे,
1.5, या 1.5 kg का दाम इतना हो गया, तो 1 kg का दाम यहीं से हम करते चल गए, तो 1 kg चाय का दाम हो गया। फिर कह रहा है 2 kg चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है, तो 5 किलो नट के बराबर है, तो 1 kg नट के बराबर कितना होगा, तो 1 kg नट का मूल्य के बराबर होगा। इसका मतलब ये आपका टोटल जो है, ये टोटल आपका जो है, ये टोटल आपका 1 kg का चाय है, और कह रहा है 2 किलो चाय का दाम जितना होगा 2 गुना कर दिए 1 kg नट के बराबर या 5 किलो नट के बराबर, तो 1 kg नट का बराबर कितना होगा, ये 5 हो गया। तो कह रहा है 11 किलो नट के बराबर कितना होगा, 11 kg नट का मूल्य कितना होगा, तो यहां आ जाएगा 450 गुना 14 गुना 2 गुना 11 kg, 1 kg का दाम इतना है, तो 11 उधर गुना कर दिए, क्योंकि 1 kg नट का दाम इतना, तो 11 kg गुना कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा, और यही आंसर आपको निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहां पे ये आ गया 15 तिया 45, 6 बार में, ये 2 बार में, और ये कट गया 3 बार में। ठीक है, तो यहां से इसको काटेंगे, 3 इकाई 3, 4 42, यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा, तो हमको लगता है 4600 आंसर आ जाएगा, 4620 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए ये भी सवाल आपके दमदार थे, ये भी सवाल आपके दमदार थे। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। अब देखिए यहां पे एक बात, यूनिट डिजिट को थोड़ा सा ध्यान रख देख लेना, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। किसी संख्या के अंत में 0 1 5 अगर 6 होगा यूनिट डिजिट पे, किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट भी आपका वही होगा, चाहे पावर कुछ भी रहे, चाहे पावर क्या रहे, कुछ भी रहे। अगर किसी संख्या के इवन नंबर पर पावर 4 या 4 का मल्टीपल रहेगा, 4 का या 4 का मल्टीपल रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 6 होगा। किसी भी ऑड नंबर पर पावर 4 या 4 का मल्टीपल होगा, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। तो यहां से एक बात समझिएगा, ये आपका इधर से कोई मतलब नहीं, 7 है और ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से इसको डिवाइड करो, तो 4 से इसको डिवाइड कर रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब इसका जो बेस का यूनिट डिजिट है 7, उस पर पावर चढ़ा दो। फिर देखेंगे यहां पे ऑड नंबर, लेकिन ये 4 का मल्टीपल है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पे रिमाइंडर आपका 3 बच गया, 9 पर पावर कितना कर दो, 3 कर दो। अब देखो ये आपका इवन नंबर है और ये 4 का मल्टीपल है, 4 से ये कट रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 6। ये कॉन्सेप्ट से, और ये आपका इवन नंबर है और 4 का ये मल्टीपल देख रहे हैं, पावर 4 का मल्टीपल है, तो इवन नंबर पर पावर 4 का मल्टीपल होता है, तो यूनिट डिजिट आपका 6 होता है। 7 इकाई 7 गुना 9 और 6 गुना 6, ये आपका 6 9 7 63 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 8 आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 आ जाएगा। जो भी सवाल आपका अगर मान लेते हैं कि जो नहीं समझ पाए, तो वो आप लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में पूछना, उसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नहीं तो एक बार क्वेश्चन फिर से जाके एक बार रिपीटेशन कर लेना, क्या दिक्कत है। करेक्ट, 100 वस्तुओं से 25 वस्तु 25% लाभ पर, तो देखो 100 वस्तु में से 25 वस्तु और 75 वस्तु, इसको कह रहा है इसको काट दो पहले, कौन सा रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। तो कह रहे हैं यहां पे एक वस्तु पर 25% लाभ, तो 25% लाभ कर दिए। कह रहा है कि दूसरे जो शेष वस्तु बचा उस पर हानि कर देंगे, निगेटिव है तो हानि कर दिए, तो ये आपका 25%। तो टोटल पे कितना हो, तो 3 दू कितना हो गया 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो टोटल लाभ परसेंट निकल जाएगा, ओवरऑल लाभ परसेंट निकल जाएगा। 25 या 75, हानि या लाभ जो भी होगा हानि ही होगा, तो 75 50/4, तो मतलब ये आ गया 12.5%। माइनस का मतलब होता है हानि,
माइनस का मतलब होता है, माइनस किसको सिंबल देता है, हानि को देता है। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी को कोई परेशानी है तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? बता दो। इसको आप ऐसे 25 मानो, ये करो वो करो, निकालने में आपको समय लगेगा, तो हम डायरेक्ट इसको रेशियो ले लिए, क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसका वन वस्तु को बेचा 25% लाभ पर, इसका इसका सिर्फ लाभ निकाल लिए, और शेष को बेचा हानि पर, इसका सिर्फ हानि निकाल लिए, और जोड़े तो टोटल मिलाकर हानि हुआ 50/4, और यहाँ पे हानि निकाल दिए। ठीक है, लॉस हो जाएगा 12.5% का। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल देखिएगा यहाँ पे। देखिएगा यहां से हमको चाहिए एबीसी के कन्वर्ट में मान चाहिए, तो एबीसी का, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हम 1/a लिख सकते हैं, और 1/a लिखेंगे, ऐसे बात को समझिएगा। यहां से इसको जैसे ही पलटे तो ये आपका x + y, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कट गया xy, और y कट गया, x कट गया, तो ये 1/y और ये 1/x लिख सकते हैं भाई दोस्त। बताओ क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/b, इसी तरीके से लिख सकते हैं उसका b को 1/z, और z कट जाएगा तो 1/x। क्या इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? देखिए तो पलटेंगे तो 1/z और 1/y। बोलिएगा जी हाँ सर लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसको जोड़ दीजिए सभी को, a/a 1/b और 1/c जोड़ सकते हैं मेरे भाई। अब सब देखिए 1/x 2 बार, 1/z 2 बार और 1/y, दो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/x 1/y और 1/z। कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए किसका मान? x का मान चाहिए। हमको x का मान चाहिए तो x को बचाना पड़ेगा। ये आपका हो गया AB, AC, और ये आपका आ गया AB, सॉरी यहां पे आ गया, और यहां आ गया ABC। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो यहां ऊपर लिख लिए, कोई दिक्कत? तो 2 इधर चलाया तो 2 यहां पे लिख लो। यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए, हमको चाहिए 1/x का मान, और 1/x की मान अगर चाहते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/y 1/z? 1/y 1/z किसका मान है? देखिए तो 1/y 1/z किसका मान है? 1/c का। इसको हम लिख सकते हैं 1/c। देखते जाइएगा आराम से क्या कर रहे हैं, सवाल में दम है। अब हमको चाहिए 1/x का मान, तो यहां से 1/x का मान चाहिए, तो ये आपको इधर भेज देंगे, BC AC AB, और ये आ गया 2ABC और -1/c। ठीक है, यहां से देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1/x जगह नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AB 2ABC का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2ABC, और 2ABC आएगा तो यही BC और प्लस AC प्लस AB। और एक बात समझिएगा, एलसीएम लिए C से C कट जाएगा, उधर चल जाएगा क्या, -2AB। अब देखिएगा -2AB आया, -2AB आया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -AB में आएगा, और -AB आएगा तो बटा में -AB आएगा, ऊपर ये पलट जाएगा, तो ये x का मान आ गया कितना, 2ABC बटा BC बटा AC, और माइनस यहाँ से आ जाएगा AB। तो कौन से वैल्यू आएंगे,
BC AC माइनस AB, BC AC माइनस AB, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ये इस तरह से सवाल थे, बहुत बेहतरीन सवाल थे और इस तरह से इसको सॉल्व किया गया, तो जो आपको इतना समय लगा और हमने सॉल्व किया। ठीक है, बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक? कल टेस्ट नहीं हुआ था संतोष? तैयारी, चलिए। कर साधारण ब्याज किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 रुपया एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो गया। तो 4300 आपका मूलधन था, प्रिंसिपल था, बढ़कर हो गया कितना, 4644 हो गया ये अमाउंट। तो यहां पे अगर रेट की बात करें तो यहां पे ब्याज कितना आया, तो ब्याज देखने को मिला कि यहां पे आ गया 4 और 4, 6 में से 3 गया 3, ये आ गया 34। तो 2 साल में इतना, ये आपके कितने साल में, ये 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 172 आ जाएगा, 172 आ जाएगा। क्या यहां तक कोई परेशानी है मेरे दोस्त, बोलो मेरे भाई? 172 आ गया। तो जब इसका रेट निकालेंगे तो रेट परसेंट हो जाएगा ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना टाइम, टाइम तो 1 ही साल का है, तो ये आपका आ गया, ये कट जाएगा और ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 4%। तो कह रहा है यहाँ पे कि 10,104 हो गया 5 सालों में इसी ब्याज की दर से। तो अगर यहाँ पे मूलधन को मान लिए 100%, तो मूलधन को सब 100% मान लिए तो ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज की अगर बात करें तो ब्याज हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये आपका 20%, ये 100 माने तो ये 100 आया, तो ब्याज आपका 20%, क्योंकि RT परसेंट तो परसेंट बराबर यहाँ 100 है, तो इसका ब्याज 20 आ गया। तो अमाउंट कितना होगा, 120 होगा, और यही बराबर दे रखा है आपका 10,104, 120 यूनिट बराबर दे रखा है। निकालना किसको है मेरे दोस्त, निकालना है आपको, क्या निकालना है, मूलधन निकालना। तो मूलधन आपका कितना है, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आने वाला है मेरे दोस्त, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। काट लो इसको, काट लेना खुद से, समय नहीं है क्योंकि फटाफट लाना है। तो ये आंसर आ गया, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, करा कि ए बी प्लस बी सी ए प्लस बी सी, ए बी कह रहा है 16 दिन में, सी ए कह रहा है 32 दिन में, और बी सी कह रहा है 24 दिन में। तो ये आपका सबसे पहला हमको चाहिए टोटल वर्क कितना हुआ, तो 32 24 32, ये आपका 96 हो गया, 16 छक 96, 32 तिया 96 एक दिन का, और 24 चौका 96 एक दिन का। तो यहां पे ये पर डे यूनिट आ गया। कह रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो 12 दिन तक कौन कौन साथ किया, तो 12 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम किया। सबसे पहले बात समझो कि यहां पे जो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, और 6 4 दिन 13 हो गया। तो ये यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी की अगर बात करते हैं तो ये 13/2 क्षमता आ गया, 13/2 क्षमता आ गया। तो ये 12 दिन तक काम किया, तो 12 गुना 13/2 करेंगे, 13 छक 78, मतलब 78 काम कर लिया। तो जब 78 काम कर लिया तो बचा काम कितना, तो 16 8, ये बच गया 18। तो रिमेनिंग वर्क इतना बचा है। इसी रिमेनिंग वर्क में कह रहा है कि बचे हुए काम को सी कितने दिन में, अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी यहां से निकालेंगे, सी की अकेले क्षमता कितना होगा। तो बताइए, ए बी सी का मान 13/2 है, तो जिसमें ए बी का मान अगर घटा देंगे तो सी का मान पता चल पाएगा, 13/6 या 6 दूनी 12, 1 आपका 2 आ गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग काम को कौन करेगा, टाइम ऑफ सी करेगा। तो यहाँ पे 18/1/2, तो 18 दूनी कितना, 36 दिन लगाएगा। कौन काम करने में, सी शेष काम को करने में, सी शेष काम को करने में कितना लगाएगा, 36 दिन लगाएगा। क्या इस बात को समझ पाए, इजी था इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर दिए। किसी को परेशानी हुआ तो बताएंगे मेरे भाई।
क्योंकि यहाँ पे ABCS BC काम कर रहा है, टोटल काम यूनिट निकाले 96, तो यहाँ पे 12 दिन तो उन्होंने किया, ABC मिल का काम किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2A 2B 2C आ रहा है, 2A प्लस B प्लस C 13 आया, तो हमको एक B एक A एक C का चाहिए, तो यहाँ 2 से डिवाइड किया 13/2 आया। ठीक है, 12 दिन में इतना काम कर लिया 78, तो बचा काम 18। यही काम को कौन करेगा? C करेगा, और यही C को करेगा। C की क्षमता कितना है? C की क्षमता 1/2 निकाल के लाए और डिवाइड कर दिए, आंसर ये आ गया। करा एक यात्रा का 5वां हिस्सा, एक यात्रा का 5वां हिस्सा इतना किलोमीटर में तय किया गया है, और एक चौथाई का हिस्सा इतना में, और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पूरी यात्रा का औसत क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। एक काम करते हैं, 1/5 1/4 फ्रैक्शन में हम कुल डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका एलसीएम मान लेते हैं 5 चौक 20, इसका एलसीएम मान लेते हैं 5 चौक 20, तो ये आपका 20 आ गया, कुल एलसीएम मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर हो गया, टोटल कितना? 20। और कह रहा है कि 1/5 मतलब 4 भाग को वो चल रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, प्लस कह रहा है 1/4 भाग, तो 20 का 1/4 भाग एक करेंगे, तो ये 5, और ये चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये कह रहा है शेष जो है वो 60 किलो, 5 4 9 खत्म हो गया, तो 11, ये चल रहा है 60 से। ठीक है, ये चल रहा है किससे? 60 से। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से काट दो, 2 15 5 5 ये आ गया। ठीक है, एलसीएम आएगा, तो ये आपका 15 5 एलसीएम आएगा 60, 15 चौका 60, तो 2 चौक 8, 12 पंचे 60, तो ऊपर 12, 60 का 60 तो 11, तो यहां से ऊपर चल गया 6 दूनी 12, तो ये 1200, और बटा आ गया कितना? 11 और 12, 12 20 31, ये 31 आ गया। यही आपका क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। ये टाइमिंग हो गया 4 किलोमीटर, 4 यूनिट की मान ली, 20 माने 4 किलोमीटर 20 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रहती है। ये टाइमिंग हो गया, ये भी टाइमिंग हो गया, और यहाँ से हम लोग निकाल दिए। तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त? कौन सा आंसर आ जाएगा? एक बात बताएंगे, तो ये आपका आ गया 38 पॉइंट, ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, कर लेना ये, ठीक ना मेरे दोस्त। प्लेटफॉर्म पर एक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म पर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, मतलब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगर ये x होगा, ये आपका 2x होगा। रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रहा है। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, इस बात को समझिएगा। यहां से एक बात समझिएगा कि जब इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करेगा, तो ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को अपने एक दूसरे को पार करेगा, तो टोटल लेंथ इतना। लेकिन हम लोग के अनुसार अगर निकालेंगे कि 144 5/18 गुना कितना कर देंगे 30, 4 गुना समय आपका हो जाएगा डिस्टेंस, और इधर ये आपका डिस्टेंस पार करेगा, तो यहां से आप निकाल देंगे 18 8, और ये आ गया 3x। x बराबर कितना आ गया? 400 मीटर। लेकिन पूछ किसका रहा है? प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म का पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म का दुगना हो जाएगा, मतलब ये 800 मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर। आसान थे, आसान भाषा में कितना हो गया? 800 प्लेटफॉर्म का। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर 4 गुना समय, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये किसका डिस्टेंस? यही दोनों का डिस्टेंस, और ये खुद का डिस्टेंस है। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल ली,
और फाइंड आउट कर लिए। अगर एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह विपरीत जाती है, विपरीत जाती प्रवाह की विपरीत जाती मतलब अप स्ट्रीम, और इसको x को मानते हैं नाव की चाल और y मानते हैं धारा की चाल, और ये आपका 21 किलोमीटर पर। फिर कह रहा कि प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पे वापस आती है, मतलब यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू वापस आती है। मतलब ये आपका है, इधर धारा इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रहा है, धारा की चाल y, इसकी चाल x, यहां गया और फिर यहां से वापस हो गया, तो यहां से x जब वापस होगा और धारा की दिशा में, पहले धारा की दिशा में पहले अपोजिट गया था, धारा इधर गया और ये आपका इधर जा रहा है x और ये y, फिर यहां से गया यहां तक और फिर वापस हो गया x। अब इसके सापेक्ष में चल गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए चाल जुड़ जाएगा। तो यहां से एक बात बताइए क्या आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा, किसका पूछा? तो कुल यात्रा का औसत गति, तो कोई दिक्कत नहीं, कुल यात्रा का औसत गति है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं, 2xy, सेम डिस्टेंस को इधर गया और फिर वापस आया सेम डिस्टेंस को, 2xy 28 गुना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 49 आ गया। तो 7 या 21, 7 7 49, 7 चौक 28, तो ये आ गया 4 3 12, 24 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। जब सेम डिस्टेंस को दो चाल से अगर दूरी तय करें, सेम डिस्टेंस को 2 चाल से दूरी तय करें, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये चाल को गया इधर से 21 से और इधर से आया 28 से, तो इस डिस्टेंस को ऐसा डिस्टेंस मान लो कि दोनों का एलसीएम आ जाए, तो 7 28 गुना 3 कर लेंगे, 8 या 24 और 3 6, क्या मान ले इसको, 28 या 84 मान लो, आसान हो जाएगा। तो 21 से ये कटा कितना बार में, तो ये कटा 4 बार में और इससे कटा ये कितना 3 बार में, तो टोटल डिस्टेंस 84 है, लेकिन आने और जाने में 2 बार, बटा इसका समय 4 और 3, 4 3 कितना 7, 12 7 84, तो ये आपका 24 किलोमीटर। इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, P4 और त्रिस्कंड आपका P6 दिया हुआ है, तो इसका आपको निकालना है क्या चीज, देख लो मेरे दोस्त, करा एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये टोटल आपका जोड़ने के बाद कितना आ रहा है। जोड़ने के बाद देखा गया, तो यहाँ पे देखा गया जोड़ने के बाद 280 है, ये 280 है, और जब एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो ये आपका चक्कर 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला कौन है, बोला है P4 और P6, तो P4 56 और P6 आपका 42, तो यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ 6 2 8 98 आ जाएगा। यहाँ से आपका 1 डिग्री का मान, एक यूनिट का मान इतना आ गया, 98 यूनिट का कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे भाई बताओ, 280, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 7 चौक 28, और ये कट गया 14, 9 चौक 36, 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए यहां भी कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, जब पासे को एक जोड़ा फेंका जाता है, तो एक जोड़ा पासे को फेंका जाता है, संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो याद रखिएगा, एक जोड़ा पासा फेंका जाएगा तो विषम और सम
ये दोनों मिलकर 1 होगा, तो विषम आपका हो जाएगा आधा, और ये भी हो जाएगा कितना, आधा। मतलब आंसर हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी का आधा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विषम होने की प्रायिकता आधा विषम आधा सम, योगफल करेंगे इस तरीके से, ये आधा और ये भी आधा इवेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5, इधर राइट आंसर। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इतना डिग्री और इतना डिग्री से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जब इतना इतना डिग्री से जब गुजर रहा है, सॉरी, इतना कोऑर्डिनेट और इतना कोऑर्डिनेट से कोई रेखा गुजर रहा है, ये रेखा गुजर रहा है, एक कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है और एक यहां से गुजर रहा है 1 और 3 से जब गुजर रहा है, तो ये आपका ये वैल्यू इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, -2 करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, तो 15 और 4 -15 और -15 और +15 हो जाएगा आपका 0। एक यही ऑप्शन है और दूसरा कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन है और इस पे पॉइंट पर आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन यहां दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दो और देख लो और सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 1 मान लो, 2 और 3 मान लो, 3 तिया 9 9 2 11 11 -11 0 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। यहां बोला कि निर्देशांक क्या होगा, निर्मित निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतक, समतल भूमि को जब समतल सतह को जब अंतखंड करेंगे, तो इसका होता है फॉर्मूला x/a y/b और ये z/c इक्वल टू। अब इसी को इससे कंपैरिजन करना है, 3x यहां से भी 6 से डिवाइड, यहां भी 6 से डिवाइड, यहां भी 6 से डिवाइड, यहां से भी 6 से, सभी जगह दोनों तरफ 6 से डिवाइड किए, ये कट गया आपका 2 बार में, मतलब यहां से मान आ गया x/2। यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे y, यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, ये कट गया 2 और ये कट गया 3, तो क्या हम y को लिख सकते हैं, y/3/2, यही ऊपर जाके गुणा हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस यहाँ ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव आपका, ये z और ये आपका आ गया माइनस और इक्वल टू 1। क्या इसके जैसा ये सब हो गया कि नहीं, क्या कंपैरिजन आपका सही है कि नहीं। तो x का मान 2, y का मान इतना और z का मान इतना हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया कितना, बी आ गया, आंसर बी आ गया। सर 11 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, करें इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो टर्म की देखने की कोशिश करो। टर्म आपका कितना है, 8 है, तो टर्म जब 8 है तो यहां से क्या होगा, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 π/2, तो ये कितना आ गया, 4th प्लस 5/2। तो 4th और 5th टर्म, तो 4th और 5th टर्म इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखो, छोटा सा इसलिए लिख ली, नहीं तो वहीं पे हम कर देते हैं, ठीक है। 7 8 11 12 13 14 15 और कुछ छूटा क्या, 7 8 11 12 13 14 15 20। यहां पे बोला चौथा, तो चौथा आपका कौन हो गया, ये चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया, यही आपका माध्यिका हो जाएगा 12.5। हो गया 12.5, ठीक है, 25 का आधा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। दिए गए आंकड़ों का आधार पर व्यक्तियों को माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है भाई, सीधा सीधी गुणा करो, पहले योगफल निकालो टोटल का व्यक्तियों का। तो 12 तिया ये 36,
360, 13 चौका 52, 14 पंचे 70, 700, अब 15 छक्का 90, 900 और 16 दूनी 32, ये आ गया। इसी को सभी को अगर जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 2800, और यहां से अगर जोड़ते हैं तो ये टोटल आपका हो गया 20, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 140, यही आपका माध्य हो जाएगा 140, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, क्या यहां तक कोई भी परेशानी है मेरे दोस्त? तो आज के क्वेश्चन में, डिस्कशन में लगा कि कुछ तो है, आज लगा कि नहीं क्वेश्चंस में दम है। क्या क्लियर है? सारे सवाल हो गए, और किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, उसको हम दोहराने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, कोई परेशानी नहीं। थैंक यू। हम्म 9 नंबर का क्वेश्चन मनीष आनंद जी, तो 9 नंबर का क्वेश्चंस चलिए लास्ट में बताते हैं, लास्ट में देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, देख लो, यहां से दिया हुआ है, यही 9 नंबर का क्वेश्चन है ना, लास्ट में दिया हुआ है 9 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, समझिएगा इसको, चीजों को समझिएगा। यहां से करा दिए गए चित्र में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब ये आपके 12 सेंटीमीटर भुजा और ये भी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है, एबीसीडी एक वर्ग है, सी एक खींची गई रेखा है, यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या, देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको यहां से मिला दो, ठीक है, ये आपका 3 होगा, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 3। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो 3 यहां मानेंगे, तो यहां सीधा लिखेंगे, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सारे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ये वाला आपका त्रिज्या निकालना है, इसका ये आपको निकालना है, ठीक। छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब r बराबर आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे की ओर खींच देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं, तो ये आपका एक ई है, इसको मान लेते हैं M। वजह है, देखते हैं वजह क्या है उस चीज को। ये पूरे सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है, तो पूरे सर्कल के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर, तो ये पूरा ट्रायंगल को हम फुलफिल कर लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपका 12 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब समझिएगा, जब किसी त्रिभुज पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब किसी त्रिभुज पर, सॉरी, जब किसी सर्कल पर दो अगर बिंदु, किसी एक बिंदु से अगर यहां पे स्पर्श किया, तो ये स्पर्श रेखा भी क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी बाई बिंदु से सर्कल पर 2 स्पर्श रेखा होता है, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। जब ये 9 है तो इस सर्कल है, ये वाला आपका क्या है, सर्कल है, सर्कल पर यहां पे एक 9 है, ये आपका स्पर्श किया और एक ये स्पर्श किया, ये भी आपका कितना है, 9 है। अब इस बिंदु से जो भी स्पर्श करेगा, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई भी आपका बराबर होगा, क्योंकि इस बिंदु से भी आपका स्पर्श रेखा बराबर होगा। तो यहां से एक चीज थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एक बात समझिएगा, ये आपका वर्ग है, समानांतर रेखा है, तो ये आपका अगर थीटा है तो एकांतर कोण से ये कह सकते हैं थीटा होगा। ये आपका 90 है, तो ये भी आपका क्या है, 90 है। ये वाला हम जो देख रहे हैं, ये सी और एफ के उधर वाला और सी एफ के इधर वाला, हम कह सकते हैं, अब यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CDE
समरूप होगा त्रिभुज BCF। ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, क्यों? क्योंकि ये इस त्रिभुज की अगर बात किए, इस त्रिभुज की अगर बात किए तो ये त्रिभुज में आपका 90 डिग्री और थीटा, और इस त्रिभुज में थीटा और 90 डिग्री दोनों जगह बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी, ये त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज दोनों समरूप है। दोनों क्या है? समरूप है। तो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, ये यहाँ पे आपका 12 तक, यहां से थोड़ा सा आपको एज्यूम सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या सोचना होगा, ये 9 3 12 और ये आपका मान लेते हैं, क्या मान लें, एक चीज आने 9 3 12 और यहां पे अगर हम 6 लेते हैं और ये भी 6 मानते हैं, तो आप देखिएगा कि 9 3 12 मतलब 6 3 9 12 15, एक ट्रिपलेट बनता है कि नहीं? क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो ये 6 और ये भी 6 होगा, है ना, ये 6 और ये भी 6 होगा, स्पर्श रेखा है तो ये भी 6 और ये भी 6 होगा, एक ट्रिपलेट बना दिए, क्योंकि ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। तो ये 9 3 12 जैसे देखें, 9 3 12 जैसे देखें तो मेरे माइंड में आ गया कि 9 3 12 जैसे देख लिए तो मेरे माइंड में आ गया कि 9 12 15 होता है। तो 15 होने के लिए ये 9 है, ये कर्ण है, 15 होने के लिए 9 है, तो ये 6 होना चाहिए, ये 6 तो ये भी 6 होना चाहिए। तो यहां से आपको ये पता चल पाया। तो एक बात समझिएगा कि जब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका जो ये साइड्स का रेशियो, देखिए साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए इसका साइड आपका लंब हो जाएगा 6 3 9, इसका लंब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 12, ये रेशियो हो गया कितना 3:2 कितना। अब याद रखिएगा कि जिस हिसाब से इस त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना है, उसी हिसाब से ये त्रिभुज में एक बड़ा सर्कल बना है। ये बड़ा त्रिभुज है तो सर्कल भी बड़ा बना है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर समरूप है तो इस त्रिभुज के अनुसार ये सर्कल, इस बड़े त्रिभुज के अनुसार सर्कल है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब समरूप है तो याद रखना कि ये सर्कल और ये भी सर्कल समरूप होगा। इसकी त्रिज्या अगर 3 है तो यहां से समझिएगा ये साइड है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस भी आपका क्या होगा, उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में साइड दिया हुआ है। तो यहां छोटी सर्कल का त्रिज्या दिया हुआ है 3, मतलब 3 बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 बराबर भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस बात को थोड़ा सा देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल थे और बहुत जबरदस्त सवाल थे। जो सवाल आपके कॉन्सेप्चुअल, ये ट्रायंगल पे डिपेंड था और ट्रायंगल पे, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है तो इसके अंदर इन सर्कल भी आपके समरूप होंगे। तो सर्कल डिपेंड करेगा किसके, इसके साइड पे, तो साइड का रेशियो इतना है तो इसका त्रिज्या का भी रेशियो यही होगा, क्योंकि रेडियस भी डिपेंड करेगा इसके साइड पे। ठीक है, बात समझे? ओके, तो यहां तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए मेरे भाई, और पूरी तरह से यहां पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो कुछ बच्चे आपके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को बता देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्त, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये तो बताएं, तो आराम से बता दिए, इसमें देख लीजिएगा। थैंक्स। 29 नंबर सवाल में देखो यहाँ क्या देखना है, यहाँ पे आपको निकालना है x का मान। जब x का मान निकालना है x का मान निकालना है तो 1/a, तो हम क्या किए यहां से, सबसे पहले हम यहाँ पे, और आंसर a और b और c के टर्म में था तो सबसे पहले इसको उल्टा कर दिए। इसको जैसे ही उल्टा किए तो ये भी उल्टा हो गया, x y z से इसको डिवाइड करें, x x कट जाएगा तो यहाँ 1/y। इसको जब इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे जैसे इस तरह से, एलसीएम सेम आ जाएगा, तो x x डिवाइड किया, वही से y डिवाइड किया, x y सेम उसी तरह 1/b ये आ जाएगा, सेम उसी तरह से ये आ जाएगा, जोड़ दिए तो ये आ गया 1/1/1/c आ गया। और जब यहां जोड़े तो दो टर्म आपका 1/x 1/y 1/z है, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहां से 2 इधर आ गया, 2abc और ये आ गया। देखो यहाँ पे हमको चाहिए x का मान, तो yz को हटाना पड़ेगा। तो yz को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, yz का मान देखो यहाँ पे कितना है 1/c, तो पूरे का मान 1/c ले लिए। अब इसी को सॉल्व किए, इसी को सॉल्व किए तो 1/x का मान चाहिए, इसको घटा दिए, फिर एलसीएम लिए 2abc एलसीएम लिए,
तो यहाँ से 2ab से एलसीएम आया तो bc वही आया, c से c कट गया, 2ab बच गया तो -2ab आ गया और डायरेक्ट आंसर निकाल दिए इसमें। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आगे देखो अगला बोल रहा है कौन सा, 21 नंबर सवाल क्या है भाई। इक्कीस नंबर सवाल में ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका जीपी में है और जीपी का फॉर्मूला यूज करना है। जीपी में कहने का मतलब ये हम पहले क्या किए, पहले यहां से बात को देखो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 0 बैठाएंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये पॉइंट हटाएंगे 00 बैठाएंगे तो ये कट गया आपका 50 बार में, यहां पॉइंट हटाएंगे तो 000 बैठेगा तो ये कट जाएगा 500 बार में। ठीक है, तो वही यहाँ पे 5, 50, 500 डॉट 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 कितना 9 टर्म तक। और यहाँ देखेंगे ये गुणज में है, गुणोत्तर में है, मतलब ये इन जीपी में, और जीपी का फॉर्मूला अगर आर बराबर किससे 1 से ज्यादा है तो एसएन हो जाएगा ए इंटू आर पर पावर n - 1 बटा आर। यही फॉर्मूला यूज किए, आंसर सॉल्व किया। ठीक है, संतोष। तो ये देख लो, थक गए भाई आज के क्वेश्चन को कराते कराते। आज बहुत जबरदस्त सवाल था। तो आप लोग जब टेस्ट देंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। टेस्ट मारिए, टेस्ट जब तक नहीं मारिएगा तब तक आपके मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, मजबूती नहीं आ पाएगा। क्लास कर रहे हैं वो अलग बात है, क्लास करना अलग बात है, टेस्ट मारना अलग बात है। टेस्ट आपको निखार लाता है और आपके माइंड को क्या करता है कि एट ए टाइम 40 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, सारे गणित आपके खुल जाते हैं और सारा काम करने लगता है। जैसे ही परसेंटेज आए तो परसेंटेज का पूरा माइंड में आपका घूमने लगता है। तो टेस्ट आपका क्या है कि आपके मैथमेटिक्स को माइंड में घुमाने का काम करता है, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या होता है घूमने लगता है। इसलिए टेस्ट मारिए, ऑफलाइन आके मारते हैं, अगर पटना में रहते हैं तो ऑफलाइन आके मारिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ऑफलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर जो नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन मारिए। ठीक है, थैंक यू। अभी